वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के सभी छात्र और छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। अब चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन। तो सबसे पहले हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का मतलब समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक समझ लो +2 का। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो तुम लोग को 11th में कर चुके हो, लेकिन फिर से एक बार एक एक पॉइंट पर हम फिर से नज़र डालेंगे, थोड़ा अच्छे से उसको समझेंगे। तो इसमें है एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से होने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम इस लाइन को समझेंगे। तो सबसे पहले ये एल्केन क्या होते हैं इसके बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार हम फिर से इसको दोहराएंगे। एल्केन का मतलब होता है एल्क प्लस एन, एन, इन और आइन। ये 3 प्रकार के तुम लोगों ने 11th में पढ़े थे। एन का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और आइन का मतलब होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्केन का मतलब वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्केन कहते हैं। अब एल्केन के उदाहरण हो सकते हैं, एक कार्बन वाला अगर हम देखें तो CH4 मतलब मैथ प्लस एन, मैथेन। C2H6 एथ प्लस एन मतलब एथेन। C3H8 मतलब प्रोप प्लस एन मतलब प्रोपेन। तो इसी तरह से कुछ भी कितने भी कार्बन इसमें जुड़ जाएं, लेकिन सभी कार्बनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। कहीं पर भी डबल बॉन्ड अगर आता है तो वो इन में बदल जाएगा, एन जो है वो इन में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एन की। तो इसका मतलब जहां पर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण जो है एल्केन का उसको देखते हैं, CH4। तो CH4 के अंदर देखो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 ही होती है। तो इसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखो लाइन को फिर से समझेंगे। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु, अब एल्केन के अंदर हमने देखे, मैथेन में हमने उदाहरण से देखा कि एक कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन है। तो एल्केन के कार्बन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि यहाँ पर मान लो कि A है और यहाँ पर है B, तो A की जगह B आ गया और B की जगह A आ गया, तो क्या बन जाएगा? A की जगह B आ जाएगा और B की जगह A आ जाएगा। मतलब इन दोनों ने अपनी जगह प्रतिस्थापित कर ली, एक दूसरे को दे दी। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर परिभाषा में है एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन अगर किसी भी हैलोजन से हो जाए, हैलोजन को हम एक्स से शो करते हैं, किसी भी हैलोजन से हो जाए, हैलोजन में
FCl, Br, I, चारों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इसका प्रतिस्थापन किसी भी हैलोजन परमाणु से हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। मतलब ये क्या बन जाएगा, HCH और यहाँ पर H और यहाँ पर H की जगह आ जाएगा, मान लीजिए हमने Cl इसमें ऐड कर दिया, तो ये जो बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बनेगा, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। अब यहाँ देखो एल्केन शब्द कहाँ से आया है, CH4 से, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले किसी भी कार्बनिक यौगिक से। और हेलो का मतलब है हैलोजन, तो इसमें दो चीजें, एक तो हैलोजन है और एक एल्केन है, तो दोनों को मिला करके बन गया हैलो एल्केन। अब इसका दूसरा नाम हो सकता है एल्किल हैलाइड, तो इसमें भी एल्किल हैलाइड। एल्केन का मतलब होता है जिसमें कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट है, और एल्किल, एल्किल का मतलब होता है, मतलब यहाँ पर देखो एल्क प्लस एन ना होकर के एल्क प्लस इल हो गया, ठीक है, एल्क प्लस इल हो गया। इल का मतलब होता है बीमार होना, हम नॉर्मल में इल का कहते हैं बीमार होना, तो यहाँ पर जो है एल्केन बीमार हो गया, मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन उसका निकल गया तो एक बीमार हो गया, तो एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल। जैसे ये मैथेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। एथेन है तो वो हो जाएगा एथिल, और उसके बाद हैलोजन के लिए आ गया यहाँ पर हैलाइड। तो ये दो नामों से इसको पुकारा जा सकता है, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब इसकी परिभाषा को एक बार फिर से हम देखेंगे। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से होने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सभी बच्चों को इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है एथेन का। एथेन में टोटल 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, और जो एक हाइड्रोजन कम हुआ है उसकी जगह क्लोरीन आ गया है, तो इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। अब हम बात करेंगे हैलो एरीन। हैलो एल्केन की परिभाषा हमने कर ली है, अब हम करेंगे हैलो एरीन की परिभाषा। एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। एरीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब इसमें भी हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं इसमें हाइड्रोजन। अब बेंजीन रिंग की संरचना के बारे में सभी को पता है कि बेंजीन रिंग की संरचना ऐसी होती है। इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ देखो हर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है। अब देखो वैलेंसी भी इसकी ऐसे ही कंप्लीट होगी। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें इसकी वैलेंसी का पता लगेगा। H C C C C C C और ये C, यहाँ पर सभी के अंदर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी ये 4 वैलेंसीज इसकी कंप्लीट हो रही हैं। तो इसी तरह की 6 के 6 कार्बन की वैलेंसीज जो है इसमें कंप्लीट हो रही हैं, और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन पहुंच रहा है। तो अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए कि एरीन का हाइड्रोजन परमाणु का अगर प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से हो जाएगा
तो प्राप्त यौगिक हैलो एरीन कहलाते हैं। इन्हें एरिल हैलाइड भी कहते हैं। अब बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन्स को लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमने इसको समझने के लिए सिर्फ एक कार्बन का हाइड्रोजन इसमें बना दिया, बाकियों को बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं क्लोरीन से, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन या फिर एरिल क्लोराइड। अब है हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। हैलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया था कि एथेन में एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह एक क्लोरीन अगर आ गया हो, मतलब उसमें एक ही क्लोरीन अगर आया है तो उसे हम बोलेंगे मोनो। इसके लिए हम शब्द लगाएंगे मोनो। अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन आ जाते तो उसकी जगह उसके लिए शब्द आता डाई। और अगर 3 हाइड्रोजन हट करके 3 क्लोरीन आ जाते हैं तो उसके लिए शब्द आता है ट्राई। तो 3 से ज्यादा जितने भी आ जाए, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, उन सभी के लिए शब्द आएगा पॉली। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हैलोजन यौगिक होते हैं, मोनो हैलोजन यौगिक, डाई हैलोजन यौगिक और पॉली हैलोजन यौगिक। पॉली हैलोजन के अंदर ट्राई, टेट्रा आदि कुछ भी आ सकता है। मोनो हैलोजन यौगिक का मतलब है जिसमें एक हैलोजन परमाणु है। डाई हैलोजन यौगिक का मतलब है जिसमें 2 हैलोजन परमाणु हैं। ट्राई हैलोजन यौगिक का मतलब है जिसमें 3 हैलोजन परमाणु हैं। पॉली हैलोजन का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा हैलोजन अगर परमाणु है तो वो पॉली हैलोजन यौगिक कहलाएंगे। अब मोनो हैलोजन यौगिक का उदाहरण समझा दिया गया है। डाई हैलोजन यौगिक के अंदर 2 कार्बन के ऊपर अलग अलग कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन्स भी हट सकते हैं और एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन भी हट सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें 2 हैलोजन होने चाहिए। ट्राई हैलोजन के अंदर 3 क्लोरीन इसमें आ गए हैं। अब है कि जो डाई हैलोजन यौगिक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जैम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। अब देखो जैम, हम 2 ब्रेड्स के ऊपर एक बीच में जैम लगाते हैं, तो सेम इसी तरह से 2 क्लोरीन के बीच में एक कार्बन आ गया है। मतलब कहने का है कि एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन आ गए हैं, तो उसका नाम होगा जैम डाई हैलाइड। और अगर 2 अलग अलग कार्बन के हाइड्रोजन हटते हैं और उनकी जगह क्लोरीन आता है तो वो होगा विस डाई हैलाइड। तो अब देखेंगे कि जैम डाई हैलाइड का दूसरा नाम है एल्किलिडीन हैलाइड और विस डाई हैलाइड। अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन उपस्थित हैं तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। और अगर दोनों हैलोजन निकटवर्ती मतलब एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो उसे विस डाई हैलाइड कहते हैं। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है जैम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड के उदाहरण। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे ये उदाहरण इन्होंने दे दिया है तो इसके बारे में पूछेंगे कि इसका IUPAC नाम बताएं, इसका सामान्य नाम बताएं, इसका IUPAC नाम बताएं, इसका सामान्य नाम बताएं। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे। अगला है मोनोहैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न जो है कुल 5 प्रकार के हैं, एलिलिक हैलाइड, बेंजोलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड, वाइनेलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। अब हम एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसमें
एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड, वाइनेलिक हैलाइड। अब इसमें मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, CsP3X आबंध युक्त यौगिक और CsP2 आबंध युक्त यौगिक। अब इसका मतलब क्या है कि X का मतलब क्लोरीन जो है जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 अगर है तो वो उसे CsP3X आबंध युक्त यौगिक कहते हैं। CsP3 का मतलब है कि ये कार्बन आगे जिससे भी कार्बन से या जिससे भी जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो हैलोजन है वो जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है किसी भी कार्बन से, तो वो sp2 संकरित कार्बन हो गया। इस चीज को हम इन दो प्रकारों के आधार पर समझेंगे। इस चीज को हम दो प्रकारों के आधार पर समझेंगे। पहला है इसमें एलिलिक हैलाइड और दूसरा है इसमें वाइनेलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड sp3X प्रकार का बंध पाया जाता है इसमें, और वाइनेलिक हैलाइड में sp2X प्रकार का बंध पाया जाता है। अब यहाँ देखिए कि क्लोरीन के साथ, हैलोजन के साथ जो कार्बन है उसके साथ फिर से एक कार्बन है और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। और यहाँ देखेंगे कि एक क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ जो कार्बन है और उसके साथ जो कार्बन है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये वाला कार्बन sp3 है और यहाँ पर ये वाला कार्बन sp2 है। तो हमारी परिभाषा भी यही है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp3 संकरित है, और वाइनेलिक में है कि हैलोजन परमाणु सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब CH डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड C से Cl जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है उसके जस्ट साथ वाले कार्बन जो है डबल बॉन्ड है। तो हम इस चीज को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C और इसमें भी क्या है C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ देखो C डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ा हुआ है X और इसमें क्या है C डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ा हुआ है C और उसके साथ जुड़ा हुआ है X। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और X के बीच में एक कार्बन एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें C डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट X जुड़ा हुआ है। ये फर्क है एलिलिक हैलाइड और वाइनेलिक हैलाइड के अंदर। दूसरा इसको समझने का तरीका ये है कि एलिलिक का पहला अक्षर है A, एलिलिक का पहला अक्षर है A और वाइनेलिक का पहला अक्षर है V। तो A को लिखने के लिए हमें 3 बार लाइन खींचनी होगी, 1 2 3, और V को लिखने के लिए हमें 2 बार लाइन खींचनी होगी, 1 2। तो यहाँ देखिए X के साथ कार्बन है, फिर से कार्बन है और फिर से कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3। यहाँ पर X है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 और ये है 2। तो अब इसे एक और उदाहरण से समझेंगे हम। यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड और Cl के बीच की दूरी 3 बंधों की होनी चाहिए, 1 2 3। डबल बॉन्ड और Cl के बीच की दूरी 2 बंधों की होनी चाहिए, 1 और ये 2। इसको एक और उदाहरण से समझेंगे हम। डबल बॉन्ड और X के बीच की दूरी 3 बंधों की होनी चाहिए, 1 2 3, और इसमें डबल बॉन्ड और X के बीच की दूरी 2 बंधों की होनी चाहिए,
1 और यहाँ पर ये है 2। तो ये वाइनेलिक हैलाइड का उदाहरण है और ये एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेंजेलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है। इसमें हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड और एक्स के बीच में एक कार्बन आ रहा था और इसमें क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट एक्स आ रहा था। अब इसमें भी सेम ये चीज़ है, बेंजीन रिंग के साथ एक्स के बीच में कार्बन है और इसमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हैलोजन है, बीच में कार्बन नहीं है। तो ये आ गया बेंजीन रिंग, फिर CH2 और फिर Cl, ये आ गया है बेंजोइलिक हैलाइड। और यहाँ पर है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट क्लोरीन है, तो ये आ गया एरिल हैलाइड। तो बेंजीन के साथ जुड़े कार्बन को बेंजोइलिक कार्बन कहते हैं। ये sp3 कार्बन होता है, ये वाला कार्बन जो है वो sp3 होता है। हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, इसे हैलोएरीन भी कहते हैं। हैलोएरीन जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। उसके बाद है एल्किल हैलाइड और ये भी हमारे चैप्टर का नाम है। तो एल्किल हैलाइड टोटल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब है कि क्लोरीन के साथ, मतलब हैलोजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ फिर से कार्बन जुड़ा हुआ है, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्स, द्वितीयक में क्या होगा, एक्स के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ अब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो वो हो गया 2 डिग्री, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। एक्स के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ अब अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो तृतीयक 3 डिग्री, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। अगर इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री, इस कार्बन के साथ आगे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, इस कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो 3 डिग्री। अब उसके बाद है इनका नामकरण, मतलब IUPAC नाम। तो IUPAC नाम सभी बच्चों को आता ही है और इसके रूट नाम भी कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट है, जैसे वाइनेलिक, एलिलिक, बेंजेलिक, ये 2-3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो अभी अभी हमने इसके वर्गीकरण के अंदर किए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखो पूर्व लगन, मतलब इसमें हेलो शब्द जो हैं वो ज़्यादातर पूर्व लगन होंगे। हेलो बोलो, क्लोरो ब्लोरो, क्लोरो ब्रोमो, फ्लोरो आयोडो, ये सारे पूर्व लगन हैं। मूल शब्द में आ जाएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और प्राथमिक अनुलगन इसके अंदर आ जाएंगे एन, ज़्यादातर इसमें आएंगे एन। इन भी आ सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड है बीच में तो इन भी आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन भी आ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 1 कार्बन है तो मेथ, पूर्व लगन इसमें क्या है, क्लोरो, और प्राथमिक अनुलगन इसमें क्या है, एन, तो क्लोरो मैथेन। ऐसे ही क्लोरो एथेन, इस तरह से ये सारे के सारे नेम हो जाएंगे। अब उसके बाद है कि इनके प्रकार 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो पहले क्लोरीन के साथ जो पहला कार्बन है उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, 2 है, इसके साथ 3 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री। अब वाइनेलिक हैलाइड का IUPAC नेम हो जाएंगे, एलिलिक हैलाइड का IUPAC नेम हो जाएंगे, इनके नॉर्मल नेम हो जाएंगे वाइनेलिक ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड। ये है वाइनेलिक ब्रोमाइड, एलिलिक ब्रोमाइड। इसी तरह से ये बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, इसी तरह से इसका ये हो जाएगा IUPAC नेम। अभी हमारा अगला टॉपिक है CX बंध की प्रकृति, मतलब हेलो एल्केन के अंदर हैलोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो बंध उपस्थित है, इस बंध की प्रकृति कैसी है। हेलो एल्केन में उपस्थित हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है। हैलोजन की विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन से ज़्यादा है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर कार्बन और X के बीच में
जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को X अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, क्योंकि X की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है। तो X के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है वो बहुत कम मात्रा में उत्पन्न हुआ है, तो कम मात्रा के लिए हम यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव शब्द का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुए वो भी बहुत कम मात्रा में उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर हम डेल्टा पॉजिटिव का निशान शो करते हैं। तो C और X के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से CX बंध ध्रुवीय हो जाता है, CX बंध ध्रुवीय हो जाता है। उसके बाद है कि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का क्रम FCl-Bri, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता F की है और सबसे कम विद्युत ऋणता I की है। उसका कारण क्या है कि आयोडीन का आकार बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी विद्युत ऋणता घट जाती है। उसके बाद है बंध लंबाई भी हम देख चुके हैं कि इसकी बंध लंबाई ज़्यादा है, इसकी बंध लंबाई कम है, तो बंध लंबाई का क्रम और ये दोनों चीज़ें आप देख लोगे, बाकी एक बार ऊपर से नॉर्मल नज़र उस पर मार लेना। उसके बाद है वाइनिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। वाइनिल हैलाइड का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Cl जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रकृति रहती है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की, तो यहाँ पर Cl से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करेगा। यहाँ से ये Cl के पास 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स इस बंध के ऊपर आएंगे और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो गए। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और ये भी ध्रुवीय बन जाता है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो आता है वो ये है कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है और डबल बॉन्ड की लंबाई हमेशा कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई हमेशा बहुत कम होती है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की लंबाई जो है वो कम होनी चाहिए लेकिन कम नहीं होती है, और सिंगल बॉन्ड की लंबाई यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होती है। उसका कारण ये है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो साइज़ बड़ा है वो छोटे में कन्वर्ट हो रहा है और छोटे वाला बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का रह जाता है, बीच का रह जाता है। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो पाता है सिंगल बॉन्ड जितना और ना ही वो बहुत छोटा हो पाता है। इसी तरह से इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, थोड़ी उससे कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें डबल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है। अब उसके बाद है कि एरिल हैलाइड के अंदर CX बंध की प्रकृति। अब एरिल हैलाइड का मतलब है कि बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, Cl के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं और बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। तो बेंजीन रिंग क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करेगा, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस बंध की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। इस बंध की तरफ ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, बेंजीन रिंग और Cl के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो इसमें भी द्विबंध के गुण आ जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है भौतिक गुण। सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट है ये क्वथनांक का पॉइंट कि एल्किल हैलाइड के क्वथनांक संगत एल्केन से अधिक होते हैं। Rx के क्वथनांक एल्केन से हमेशा अधिक होते हैं। अगर यहाँ पर एल्किल सेम है, एल्किल ग्रुप सेम है
और x चेंज हो रहा है। अगर हम सिर्फ इसकी कंपैरिजन करें, अभी तक तो हमने कंपैरिजन किया था एल्किल हैलाइड और एल्केन के अंदर, तो उसमें एल्केन का क्वथनांक कम होता है और एल्किल हैलाइड का क्वथनांक ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम केवल एल्किल हैलाइड का कंपैरिजन करें तो उसके अंदर आर एफ का क्वथनांक कम होता है, आर आई का क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो उसका कारण क्या है? आकार ज़्यादा है आर आई का, इसलिए। उसके बाद है कि अगर यहाँ पर हैलोजन समान हो, मतलब आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ, लेकिन इसमें आर जो है वो बदलता जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेंटेन, क्योंकि 3 प्रकार के आर होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक होता है आइसो और एक होता है नियो। तो इसमें नॉर्मल वाले का क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होगा और नियो वाले का क्वथनांक हमेशा कम होगा और आइसो हमेशा बीच में रहेगा। इसके बाद है गलनांक। डाई हेलोबेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हेलोजन्स जुड़े हुए हैं। तो एक कंडीशन है जिसमें हेलोजन साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ की और उसका खिंचाव रहेगा। अगर क्लोरीन इस तरह से पोजीशन में है तो इलेक्ट्रॉन्स का खिंचाव इस तरह से रहेगा, और अगर क्लोरीन अपोजिट दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन्स का खिंचाव दोनों दिशाओं में होने के कारण इसका खिंचाव कहीं पर भी नहीं हो पाएगा, तो इसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा और इसी वजह से ये स्थायी भी ज़्यादा होगा, इसका गलनांक भी ज़्यादा होगा। उसके बाद है घनत्व। घनत्व में अगर देखें तो ये एल्किल हैलाइड सारे के सारे जल से भारी होते हैं। उसका कारण है कि तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण, हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने के कारण और द्रव्यमान बढ़ने के कारण। उसके बाद है विलेयता। ये जल में अल्प विलेय होते हैं। अभी हमारा इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है इसके क्वेश्चंस, जो कि 14 क्वेश्चंस हैं, वो सभी बच्चे करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद।